नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आपका होस्ट। आज हमारे बीच में दिल्ली के जाने माने थिएटर के हस्ती और नाट्यकांडी थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर फाउंडर कृष्णाचार्य सोनी जी हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आज ये हमारे बीच आए हैं एक बुक जो रिलीज होने वाली है, कहानी, उस पर चर्चा करने के लिए और थिएटर से रिलेटेड कुछ बातों को आपसे साझा करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि गांव का कान्हा कैसे कृष्णाचार्य सोनी बना, that how a villager boy became a theater artist। मतलब गांव से यहाँ दिल्ली तक का सफ़र बड़ा टफ सा रहा, क्योंकि गांव में इतनी नॉलेज थी नहीं और वहाँ पे रामलीला वगैरह करके थोड़ा सा बड़े हुए और बाहर निकलने के बाद ये पता लगा कि हाँ, थिएटर नाम की कोई चीज़ है और फिर उसके बाद थिएटर ज्वाइन। इसके जो एस्पायरिंग थिएटर आर्टिस्ट है उनको कैसे सीख देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें? गांव बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, और वो सीखने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन वहाँ पर जो भी ये चीज़ आप सीख रहे हो पहले प्रॉपरली सीख लीजिए, क्योंकि शहर में आने के बाद आपको वहाँ पर माहौल पूरा ही अलग मिलेगा। यहाँ पे कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, यहाँ पे गिराने वाले ज़्यादा, उठाने वाले। आप थिएटर लाइन में इतने सालों से हैं, तो आपका फेवरेट या फिर आप जिसमें बेस्ट कहते हो थिएटर डायरेक्टर कौन है, या बेस्ट प्ले जिसमें आप नहीं थे और एक ऐसा बेस्ट प्ले जिसमें आप थे? सबसे बेस्ट थिएटर डायरेक्टर अगर मैं कहूँ तो मेरे को पर्सनली हैप्पी रंजीत सर बहुत अच्छे लगते हैं, सुजय दत्ता सर बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे जो मैं कहूँ मेरे टीचर भी थे महेंद्र मेवाती सर, बहुत गुस्से थे, तो वो बहुत बढ़िया लगते हैं। और जो नाटक मैंने किया नहीं और अच्छा लगता है वो है यहूदी की लड़की। यहूदी की लड़की, हाँ, बहुत कमाल का नाटक लगता है यहूदी की लड़की। जो एक जो स्टीरियोटाइप है कि एज अ थिएटर आर्टिस्ट या आप सब जब एक्टिंग करते हो तो आप पढ़ाई को छोड़ देते हो, तो वो स्टीरियोटाइप क्या है, उसे कैसे तोड़ा जाए? असल में लोगों को ये लगता है कि एक्टिंग के अंदर सिर्फ दिखावटी चीज है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं है इसमें। जिसकी शक्ल सूरत अच्छी है, लंबाई चौड़ा अच्छी है, जो हंसता खेलता दिखता है, मजाक दिखता है, उसको काम नहीं करता, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। एक आर्टिस्ट में मतलब नॉर्मली पढ़ाई नहीं होती, वो कानूनी रूप से भी सब चीज़ पढ़ के बैठा होता है, उसको ये भी पता है वहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकती है। वो सोशल तौर में भी पूरी तरीके से एक्टिव रहता है, वो लोगों के दिमाग पढ़ना जानता है, क्योंकि वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है, उसको पता है कि लोग किस तरीके से एंटरटेन होंगे, तो वो उनके दिमाग की परिस्थितियाँ जानता है। तो इतनी आसानी से नहीं बनता थिएटर आर्टिस्ट, मतलब ना जाने कितनी तो किताबें पढ़ी होती हैं, तब जाके वो थिएटर में एंट्री लेते। सर के ही एक जानने वाले, वो उनके शिष्य ही समान है, उन्होंने एक कहानी लिखी है जो हमसे आज सर साझा करने के लिए आए हैं, तो उस कहानी का आते हैं, तो वो क्या है? उस कहानी का नाम है रब्बा मेहर करे, और टाइटल का मतलब आपको आखिर में समझ आएगा कि ये कहानी कैसी है। असल में कहानी मेरे स्टूडेंट ने लिखी है, वो एक दिन लेकर आया मेरे पास, एक एग्जाम्पल लेकर आया। उस पर एक लड़का जिसमें लड़के का इस्तेमाल किया गया और वीज़ा के चक्कर में लड़के से शादी की गई और फिर उसके बाद लड़के को 8 साल बाद छोड़ दी। और मतलब आज के टाइम में लड़कियों को जो राइट्स मिल गए हैं उसको लड़कियां बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कियों को घर वाले भी बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ राइट्स। हाँ, तो बस कुछ समाज से, कुछ कुरीतियों से ये कहानी अडॉप्ट की गई है और पूरी तरीके से काल्पनिक बनाने के लिए इसको एक थिएटर आर्टिस्ट की कहानी दिखाई गई है, कि जिसमें ये भी बताया गया है कि थिएटर आर्टिस्ट को किस तरीके से मतलब वैल्यू नहीं देते हैं समाज। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से चालू होती है कि इसमें जो कपल है उसमें लड़के का नाम सोम है और लड़की का नाम स्मायरा है। अब जो आगे की जितनी भी कहानी है वो ये मान लीजिए कि मैं सोम बन के सुना रहा हूँ, सोम आप एक सोम का किरदार? हाँ, मैं सोम का किरदार कर रहा हूँ, यही समझ के चलिएगा। और पूरी तरीके से काल्पनिक कहानी है, किसी से मिलती जुलती तो वो महज एक इत्तेफाक हो सकता है, बाकी इंस्पिरेशन कहाँ से लिए उसकी वीडियो भी हम लॉन्च कर देंगे। ये डिस्क्लेमर था, हाँ। यहाँ पे देख लेना कि कहीं अपने ऊपर मत लेके जाना। तो कहानी इस तरीके से शुरू होती है, जैसे सोम है तो सोम मैं ही हूँ, तो मैं और स्मायरा मिलते हैं, ठीक है।
तो जो सोम है यानी मैं गांव से आया हुआ था, मतलब कोई इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, मुझे बस थिएटर करना था अपना, उसी काम में लगा होता, लेकिन थिएटर करते करते मैं वहाँ का लीडर बन जाता हूँ। लीडर बनने के बाद वहाँ पे स्मायरा आती है। स्मायरा के आने के बाद सोम गुस्से में रहता था, वो किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन स्मायरा उससे बात करने आती खुद सामने से, और इसी तरीके से बातचीत बढ़ती है। तो सोम वहाँ पे सब बच्चों को सिखाता था, वैसे स्मायरा को भी सिखाने लगा। लेकिन धीरे धीरे करके ना स्मायरा कुछ ज़्यादा ही मतलब मैसेजेस वैसेज करने लग गई, तो सोम उसको डांट देता है कि भाई मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ जिस तरीके की तुम सोच रहे हो, वो डांट उठ के मना कर देता है। लेकिन स्मायरा फिर भी मैसेज करती है, और जब ये मैसेज आता है तो वो लिखती है कि आप परेशान मत हो, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। तो ये चीज़ में ना सोम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि लड़की के अंदर एटीट्यूड नहीं है। फिर आगे बात चलती है, तो स्मायरा सोम को प्रपोज कर देती है। प्रपोज होने के बाद कुछ टाइम बाद सोम के घर पे भी पता लग जाता है। अब जब सोम के घर में पता लगता है तो सोम की मम्मी कुछ 1-1.5 महीने बाद ही स्मायरा की मम्मी को फ़ोन करते हुए बोलते हैं कि हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है, प्लीज़ आप अपनी लड़की को वापस ले लो। लेकिन उन्होंने नहीं माना, और फिर उसके बाद सोम अगले ही महीने, मतलब रिलेशनशिप के 1-1.5 महीने बाद ही वो स्मायरा के घर भी जाता है मिलने के लिए, सारी चीज़ सेटल करने के लिए कि कल को चल के कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ इस तरीके से सेटल होती है। अब सोम के घर वाले, सोम के जितने दोस्त थे, मित्रगण थे, यहाँ तक कि स्मायरा के जितने दोस्त वगैरह थे, वो सब लोग एक ही चीज़ कहते कि स्मायरा के साथ मत रहो, स्मायरा सही लड़की नहीं है। सोम ने ये बात स्मायरा को बताई, और एक बार जब वो मम्मी से मिलने गया था, स्मायरा की मम्मी से, तो स्मायरा की मम्मी ने खुद बोला था स्मायरा के लिए कि स्मायरा इस टाइप से उस टाइप से। तो सोम ने ये बात सारी स्मायरा को बताई। तो स्मायरा ने बोला था कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे घर वालों का भरोसा मत किया करना, क्योंकि वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, और मेरी पास्ट में वो एक बार ऐसा कर चुके हैं। अब सोम ये बात याद रखता है, और सोम को स्मायरा ने पहले बोला था कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक किसी बात में भरोसा मत करना, भले ही मेरे घर वाले। और ये सारी चीज़ें वो आगे बढ़ती हैं। तो फिर उसके बाद सोम और स्मायरा एक मंदिर में जाकर शादी कर दी, ठीक है। जब शादी होती है तो दोनों साथ रहने लगते हैं। तो धीरे धीरे करके लॉकडाउन का टाइम आता है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सोम के फादर की डेथ हुई। अब सोम के फादर की डेथ हुई तो 2 साल का रिलेशनशिप इनका पूरा हो चुका। दोनों के घर वालों को पता था, दोनों के घर वालों ने शादी तय कर रखी थी, तो दोनों के घर वाले आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। स्मायरा से सोम के घर वाले बात कर रहे हैं, सोम से स्मायरा के घर वाले बात कर रहे हैं। और जैसे डेथ हुई तो उसके कुछ टाइम बाद ही स्मायरा की मम्मी पूछते कि अब आगे क्या है। तो सोम बताता है कि आगे हम लोगों ने ये सोच रखा है कि सोम को बाहर जाके जॉब करनी है, और सोम को जॉब मिल भी गई थी। उसने स्मायरा के में बताया बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, हाँ कनाडा में उसके लिए चीज़ें मिल गई थी। उसके फादर की अच्छी खासी अप्रोच थी सोम, ये बात उसने स्मायरा के में बताई। लेकिन स्मायरा रोने लगी। स्मायरा ने कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ पे थिएटर चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो सोम मान गया। तो सोम ने अपना वो लेटर फाड़ा और क्या नाम है, स्मायरा के साथ थिएटर ग्रुप खोल लिया। थिएटर ग्रुप चलता रहा। तो धीरे धीरे करके स्मायरा एकदम से कहने लगी कि तुम बदलने लगे हो। अब सोम कहता है कि मैं बदलने नहीं लगा हूँ, ये जिम्मेदारियों का काम है, बच्चों को संभालना है, फीस काउंट करनी होती है, चीज़ें होती हैं। तो स्मायरा कहने लगी कि नहीं, फीस मैं अपने पास अपनी जिम्मेदारी में, कि पूरे फीस का पर्चा जो भी लेखन पड़ा है वो बच्चों के फॉर्म्स वगैरह सब मैं रखूंगी। तो सोम यहाँ पे पहले बोलता है कि स्मायरा याद रखना, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, बच्चों का नुकसान हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कल को आपको ये चीज़ बच्चों को देनी है, आपने बच्चों को बोल रखा है, सारी चीज़ प्रॉमिस कर रखी है। स्मायरा कहती है नहीं, मैं पूरी तरीके से साथ दूंगी। थोड़ा टाइम और बीतता है तो एक दिन स्मायरा की मम्मी का फ़ोन आता है, और वो सोम को धमकी देती है कि देखो बेटा, घर और गाड़ी का इंतजाम करा लो, नहीं तो लड़की रातों रात गायब हो जाएगी और तुम्हें कुछ बता दूंगी। अब सोम रोते हुए ये बात स्मायरा को बताता। स्मायरा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये चाहे सारी चीज़ स्मायरा को वो बताता है, लेकिन और स्मायरा ने इस तरीके से बोला और वो भरोसा कर लेता है कि हाँ कि ये बात सच है। कुछ टाइम और बीतता है तो उसकी मम्मी ने जो डिमांड करी थी ये चीज़ वो पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के घर और गाड़ी खरीदने के लिए तैयार होता है।
वो कोशिश कर रहा होता है, पूछ रहा होता है स्मायरा की अम्मी से कि आपको घर और गाड़ी कहाँ चाहिए, और इस चीज़ के लिए वो मान जाते हैं। लेकिन पता नहीं उनको क्या होता है, एक एक उन्होंने कहा कि आप थोड़े टाइम रुक जाइए, उन्होंने कुछ बोला नहीं। समारा घर वाले, हाँ, स्मायरा के घर वाले कहते हैं कुछ टाइम रुक जाइए। अब यहाँ पर ना पर्टिकुलर डेट्स बड़े अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरीके से प्रूफ है। सोम ये सब चीज अपनी कहानी में लिख रहा है एक एज अ प्रूफ। तो ये सारी चीज होती है। अब ये स्मायरा को पता है कि ये चीज कब हुई है, कब कैसे हुई है। इवन सोम इस मैटर में उसके भाई से भी मिलने जाता है, बड़े भैया से मिलने जाता है, जो कजन बड़े भाई होते हैं उनसे भी घर पे जाके बात करता है, जॉब की भी बात करता है, सब कुछ करता है। फिर उसके बाद 31 जनवरी के दिन 31 जनवरी के दिन स्मायरा के घर वाले सोम को अपने घर में बुलाते हैं और जागरण होता है। तो सोम कहता है कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, और हमारे यहाँ हम लोग गाँव के बंदे तो हमारे यहाँ ऐसे निमंत्रण नहीं देते, ऐसे इन्विटेशन नहीं देते। हमारे यहाँ चावल दही और सब कुछ मतलब इस तरीके से करते हैं, चावल हल्दी लगाते हैं। लेकिन स्मायरा बोलने लगी कि नहीं आना ही आना है, मम्मी को लेकर आना है, आना ही आना है। स्मायरा सोम ने मना कर दिया। फिर स्मायरा की मम्मी का फोन आया सामने से कि बेटा खुद आना, मम्मी को भी लेकर आना। समारा और सोम के कल्चर्स डिफरेंट थे? नहीं, मतलब वो कास्ट डिफरेंट थी, कल्चर मतलब हिंदू ही था। अच्छा, ठीक है, ये सारी चीज हुई। तो सोम अब वो रिस्पेक्ट रखनी है, तो वो कहता है कि सामने जिन्होंने बोला है स्मायरा की मम्मी को, वो भी उनको अपनी तरह मानता था, तो रिस्पेक्ट रखनी है। तो वो लेकर चला गया अपनी मम्मी को, और वो जनेऊधारी था, तो पूरा तारा रानी की कहानी तक वो पूरी चीज़ अपनी धर्म निभाता है, पूरा रिचुअल निभाता है और जागरण पूरी तरीके से रहता है जैसे अपने घर वाले रहते। उसके बाद 1 तारीख को स्मायरा के घर पे दारू पार्टी हुई। अब वो दारू पार्टी इस तरीके से है कि सोम तो दारू पीता नहीं है, तो ये सब लोग दारू पी लेते हैं। और 2 तारीख को स्मायरा को कटक निकलना, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन था। अब स्मायरा सबके सामने पैकिंग करके निकली है, और ये चीज़ बकायदा उनके फ़ोन में भी है, अभी तक भी होगी, कि स्मायरा को उसकी मम्मी मैसेज करती है कि वापस आ। तो स्मायरा लिख के दे देती है कि आपने 6 महीने का टाइम ये सब कुछ दिया हुआ है, और हमें आगे मेहनत करनी है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, ये सारी चीज़। और ये सारी चीज़ होती है। और कटक में सोम और स्मायरा की टीम जीत जाती है। वहाँ पे पूरा वो एंजॉय करके सारी चीज़ करते हैं, और वापस आते हुए वो एक फिल्म देख रहे होते हैं 96। हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है, रियूनियन होता है, सारी चीज़ होती है। तो स्मायरा लव स्टोरी मूवी, लव स्टोरी है, तो स्मायरा उसमें खासकर बोलती है कि सोम मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी हो जाए मेरे घर वालों की बात मत सुनना, मैं वापस आऊँगी, ताज़ जिंदगी साथ रहूँगी, और याद रखना जब तक हम एक दूसरे के सामने नहीं आ जाते तब तक भरोसा मत करना किसी के ऊपर भी, और हम दोनों अपनी बात आमने सामने बैठ के क्लियर करें, किसी तीसरे के ऊपर भरोसा नहीं करें, और कुछ भी होगा कैसा भी होगा मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और सोम को इस चीज़ में इसलिए भरोसा था क्योंकि जब उसके फादर की डेथ हुई थी ना, तो स्मायरा बहुत ज़्यादा रोई थी, और स्मायरा ने बहुत मदद करी थी सोम के आगे बढ़ने में, उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था सारी चीज़ में। और सोम और स्मायरा बहुत अच्छे से साथ रहते थे। और अब इन लोगों को कम से कम ना करते हुए 1000 से 1500 लोग जानते थे थिएटर में, मतलब अच्छा खासा स्टैब्लिश हो चुके थे, लोगों के बीच में प्रोग्राम होने लग गए थे, नेशनल जीता, ग्लोबल लेवल जीता, तो सब लोग जानने लग गए। अब इतने सारे नाटकों में स्मायरा का नाम, क्योंकि सोम खुद को प्रमोट कभी नहीं करना चाहता, तो सोम का कोई लालच नहीं था, उसने ज्यादातर नाटकों में स्मायरा का नाम दिया। और वो बार बार बोलता था कि स्मायरा याद रखना, आप अपना ये जो भी चीज़ कर रहे हो ना, और जो भी चीज़ मेरे से मांग रहे हो, उसमें बाद में आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि स्मायरा बहुत ज़्यादा शकी थी, इतनी ज़्यादा शकी थी कि उसने सोम के फ़ोन से सिम निकाल के 3 महीने तक सिम रखी है अपने पास। उसने जितना डाटा था वो अपने नाम में करवा रखा था, उसने आईडीज़ अपने नाम में करवा रखी थी, वो पेपर वर्क सब अपने पास रखी थी, वो सारी की सारी चीज़ स्मायरा अपने पास रखती थी। और उसका जब भी सोचता है कि ये जिम्मेदारी वाली चीज़ है, ये मेरे को रखने दो, तो स्मायरा एकदम से रोने लगती, और एक ही चीज़ बोलती, तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है, तुम्हें ये लगता मैं छोड़ के चली जाऊँगी, ये वो। तो सोम भाई सब इस चीज़ों सब कुछ दे देता, वो सारी बात मानने लग गया, वो स्टूडियो छोड़ना हो गया, स्टूडियो लेना हो गया, सारी चीज़ स्मायरा से मानने लग गया। अब बात आगे बढ़ती है, 7 तारीख को ये लोग कटक से वापस आते हैं। फिर उसके बाद
8 तारीख को स्मायरा क्लास लेने आती है और 9 तारीख को स्मायरा के घर वाले जो होते हैं वो सोम के घर में लड़ने आते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना डेट वाइज। 9 तारीख को स्मायरा के घर वाले सोम के घर में लड़ने आए और इस चीज का बकायदा प्रूफ है क्योंकि सोम की बिल्डिंग में कैमरास लगे। अच्छा। ठीक है, कैमरास लगे तो उसमें प्रॉपर्ली दिख रहा है कि स्मायरा रोते हुए सीढ़ियों से जा रही है और आई वो सोम के साथ और उसके घर वाले लड़ाई करके ले गए। ये सबके पास प्रूफ है क्योंकि नीचे तक लाइब्रेरी तक आवाज जा रही थी। लड़ाई के कारण ये लेके गए। सोम ने भी कहा कि चिंता मत करो, घर वाले ही तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। और जाते टाइम इन्होंने ये बात बोली थी कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे कॉल कर लेना और अगर तुम्हारा कॉल नहीं लगा, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आया, तुम नहीं आ पाए तो चिंता मत करना, 100 नंबर पर कॉल कर लेना या फिर मैं ही पुलिस लेकर आ जाऊंगी। स्मायरा कहती ठीक है। स्मायरा जाते टाइम बोलती है कि मैं कल क्लास में आऊंगी ही नहीं। सोम इस चीज़ में भरोसा कर लेता है। सोम बैठा रहता है क्लास में लेकिन स्मायरा नहीं। अब स्मायरा नहीं आ रही लेकिन 10 तारीख को रात को 1:30 बजे स्मायरा का कॉल आया है जिसका स्क्रीनशॉट सोम के पास रहता है और उसमें स्मायरा क्या बोलती है कि मुझे शादी करनी तुमसे ही होगी और मुझे अपना करियर बनाना। अब उसको सिर्फ ये याद रह जाता है कि स्मायरा ने अपना करियर बनाने के लिए बोला है और सोम को वो सपना याद आ जाता है जिसमें स्मायरा ने बोला होता कि मुझे बेस्ट डायरेक्टर बनना है, जिसके लिए सोम ने लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब ना जाने क्या किया। इतने लोगों के मना करने के बाद भी वो स्मायरा के साथ रिलेशनशिप में आया। अच्छा, मतलब एक सोम एक स्ट्रगलिंग हाँ। है, वो सिर्फ स्ट्रगल अपने स्मायरा के लिए कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड था, उसने अपनी चीजें छोड़ी थी और मतलब स्मायरा के लिए ये सब... एक तरफा सैक्रिफाइस है इस कहानी में। नहीं, दोनों तरफ से हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्मायरा ने नहीं किया, स्मायरा ने भी किए, लेकिन मतलब वो लोगों को पता नहीं। वो सोम अपने घर वालों से लड़ा। वो स्मायरा को बताता था मेरे घर वाले इस तरीके से लड़ रहे हैं, आज खाना नहीं मिला, ये दिक्कत हुई, मम्मी गुस्सा है, इतने महीनों से बात नहीं करी, पार्क में सोना, ये सब कुछ स्मायरा को पता था। सारी चीज़ स्मायरा को पता था। एक बार उसका क्या नाम पूरी की पूरी फिल्म का वो नुकसान हो गया था स्मायरा के पीछे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ नहीं सोचता था। फिर उसके बाद 10 तारीख को जब मेरी कॉल आई तो उसमें सोम को याद आता है। सोम उठता है और 10 तारीख को स्मायरा के घर जाता है। अब स्मायरा के घर गया है सोम, ठीक है, और ये पूरा प्रूव्ड है और वहाँ पर वो कैमरे के सामने हाथ जोड़ के बात सोम उसकी काम वाली, ठीक है, और काम वाली नहीं पता कि कहाँ पर है। फिर वो नीचे जाता है तो नीचे जाके उनके यहाँ पे जो आंटी आती थी उनसे आंटी से भी बात करता है पड़ोसी से। अब वो पड़ोस वाली आंटी भी सोम को जानती थी क्योंकि 4 साल से ये लोग साथ थे। पड़ोस वाली आंटियाँ भी जानती थी, सब लोगों को पता था, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी चाची से बात करता है, ठीक है, लेकिन कोई हेल्प, मासी से बात करता है, सॉरी चाची से नहीं, मासी से बात करता है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। और ये चीज़ उनके घर के कैमरा के जो बाहर कैमरे लगे ना उसको साफ देखी जा सकती है कि सोम ने ना किसी के ऊपर चिल्लाया था, ना कोई तोड़फोड़ मचाई, ना कुछ। वो आया हाथ जोड़ के बात कर रहा था सबसे। फिर उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया गाजियाबाद वाले, दिल्ली के आसपास के एरिया में। हाँ, तो गाजियाबाद में जब वो गया तो गाजियाबाद वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। तो गाजियाबाद वालों ने कहा कि हम लोग रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, तुम नंबर दे जाओ, हम बात कर लेंगे। तो जब इस तरीके से सोम निकल जाता, अब सोम को कुछ पता ही नहीं कि बात क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि ना पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, ना कहीं से कोई मदद मिल रही है, सामने वो फ़ोन लगा रहा, नहीं पता लग रहा। अब दिक्कत क्या हो गई थी कि यहाँ पे 13 तारीख को स्मायरा को बिहार के लिए निकलना था बच्चों के नाटक के लिए। अब स्मायरा ने देखो क्या क्या वादे कर रखे हैं। स्मायरा ने शाहजहांपुर वाली टीम से बोला था कि आपका जो नया नाटक है उसकी स्क्रिप्टिंग मैं करूँ। धनबाद वाली टीम को बोला हुआ है कि आपके महारथी की लाइटिंग मैं करूँगी। उसने बिहार की टीम को प्रोफेशनली एक पूरा वीडियो बना के दिया हुआ है जो कि उनके पेज में अपलोड हो रखा था एज अ प्रूफ कि स्मायरा ने वहां आने का कमिटमेंट दिया एज अ डायरेक्टर। उसके बाद बच्चों की कॉस्ट्यूम स्मायरा के पास, उसके बाद बच्चों का म्यूजिक स्मायरा के पास। मतलब आधा नाटक का सामान जो सोम समझाता आया कि जिम्मेदारी तभी उठाना जब वो निभा सको और कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि टीचर जो होता है ना, गुरु किसी को धोखा नहीं देता। तो ये बच्चे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करें। अब यही चीज के पीछे वो सोम जाता है कि आप एटलीस्ट, और सोम सबको मैसेज करता है और सब में एक ही चीज लिखता है कि आप उसके करियर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार भी डायरेक्टर में
नाटक डिस्क्वालीफाई का धब्बा लग गया तो वो कभी अच्छा डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, उसके आगे के लिए फ्यूचर खराब हो जाएगा। और ये चीज उसने उसके घर पे सबको भेजी और हाथ जोड़ के लिखी कि प्लीज आप उस लड़की का फ्यूचर मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि वो डायरेक्टर बनना चाहती है, आप उसको इस तरीके से काम क्यों छुड़वा रहे हैं। लेकिन कोई भी नहीं सुनता। मतलब जो समारा का फैमिली है वो उनको उस आर्ट फील्ड में सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अब जब यहाँ पर जब स्मैरा ने इतने सारे लोगों से वादा कर ही रखा था कि स्मैरा से बात कैसे नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों उसका फोन नंबर बंद है, तो उसने एनजीओ वालों से भी बातचीत की ट्राई करी। फिर उसके बाद उसने वहाँ पे भी बोल दिया कि इनसे बात नहीं हो पा रही, ये इनके घर वालों के नंबर। अब जब ये चीज़ हुई तो वहाँ पर ना मिलने पर उन लोगों ने आपस में सबने कॉल करने की कोशिश करी कि उनके घर वालों से बात। जब ये चीज़ नहीं हुई तो उन्होंने थिएटर ग्रुप में पोस्ट कर दिया कि उनके घर वालों के नंबर और इनके घर वाले बात नहीं करते, और प्रॉपरली लिखा हुआ है उस पोस्ट में जहाँ पे उन्होंने डाला है ये डायरेक्टर है और इनको आना है और इनके घर वाले बात नहीं करने दे रहे। और ये चीज़ मतलब सोच के देखो, 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक स्मैरा आपके पास टाइम है, ठीक है। 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपने किसी से बात भी नहीं करी। क्या आपने किसी से चोरी करी थी? क्या आपने किसी को कुछ नुकसान किया था? क्योंकि ये चीज़ तो कहीं से भी पूछी जा सकती है। आपका फ़ोन इतने टाइम तक बंद कैसे? आपका कुछ अता पता कैसे नहीं? आपने तो वीडियो बना के देख रखी है और कमिटमेंट दे रखी है कि आप आ रखे हो, सामने वाले बंदे के पास वीडियो है आपकी और उसने प्रॉपर्ली सोशल मीडिया में अपलोड कर रखी है, और यहाँ पे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। और ये नुकसान की बात सोम ने उनकी चाची से करी कि चाची आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, आप देखिए किस तरीके से नुकसान हो सकता है। लेकिन उन्होंने नुकसान को पैसों से जोड़ दिया। वो सोचने लगे पैसों का नुकसान, बल्कि वो था कि बच्चों के इतने महीनों की मेहनत है, सारी चीज़ें, इन सबका नुकसान। 13 तारीख तक बात नहीं हुई, ये बिना 13 तारीख को ही वहाँ चले गए। अब यहाँ पर अभी बताया था कि स्मैरा ने 3 महीने तक सोम की सिम रखी थी। अब सोम की सिम रखने की वजह से सोम के जो बैंक अकाउंट थे उसके क्लाउन अकाउंट्स स्मैरा के थे, उसके क्लाउन अमाउंट उसके पास था, वो पैसे स्मैरा के पास, ठीक है। अब वो फ़ोन लगा रहा है, उसके घर वाले बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्मैरा अपनी आईडी में लॉगिन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्मैरा को ये याद दिलाना चाहता है कि स्मैरा याद करो तुमने अपने ही स्टूडेंट से डबल वेरिफिकेशन कोड लगवाया था आईडीज़ के अंदर, जिसमें सारे नंबर तुमने अपने फ़ोन के डाले और वो फ़ोन नंबर तो तुमने तोड़ दिया, वो सिम ही तोड़ दी। अब वो सिम तोड़ दी तो उसके नोटिफिकेशन डबल वेरिफिकेशन के अंदर कैसे आएंगे? अब यही चीज़ बताने के लिए सोम फ़ोन कर रहा है कि बार बार आईडी लॉगिन मत करो, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगी। अब उनकी कंपनी की आईडी वहाँ पर उसका पासवर्ड खो जाता है और डबल वेरिफिकेशन कोड में वो आईडी लटक जाती। और वो बार बार फ़ोन कर रहा है कि एक बार बात करा दो, एक बार बात करा दो। अगर स्मैरा एक बार ही बात कर लेती तो इतना बड़ा कंफ्यूजन सब तय हो जाता, सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन घर वाले ना बात करा रहे, ना स्मैरा को सामने ला रहे। फिर उसका तो वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि वहाँ पर इनका नाटक डिस्क्वालीफाई कराने के लिए, जो बिहार में जो हाँ। अब बिहार में जब ये चीज़ हुई तो सोम के पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि भाई बच्चों का नुकसान कैसे करा दे। तो वहाँ पर सबसे लड़ता है इसकी वीडियो क्लिप्स है, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स भी, और वहाँ पे सब लोग जानने वाले भी हैं। तो वो इसलिए लड़ता है कि कभी थिएटर आर्टिस्ट को न्याय क्यों नहीं मिलता। आप थिएटर आर्टिस्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनके नाटक कैसे रद्द कर सकते हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाई जो डायरेक्टर है जिसने कमिटमेंट दी है वही सामने नहीं है, तो वो किस तरीके से करें सारी की सारी चीज़। अब वो इसके लिए डायरेक्टर्स ने भी कॉल लगाई, एनजीओ वालों ने भी कॉल लगाई, और जो जितने नाट्य संस्थाएं थे उन्होंने भी कॉल लगाई, और कॉल उठा ही नहीं रहे भाई घर वाले, वो स्मैरा से बात ही नहीं करवा रहे। अब यहाँ पर हम लोग आपके घर वालों से, मतलब स्मैरा के घर वालों से क्या बात करें? हम आपके घर वालों से बात करें कि भाई कॉस्ट्यूम दो, घर वाले कॉस्ट्यूम दे देंगे। आपके घर वालों से हम लोग ये बोले कि म्यूजिक दो, उनको समझ आता है कि म्यूजिक का मतलब क्या है। जिम्मेदारी जिसने उठाई उसी को तो पता होगा म्यूजिक को, जिसने जिम्मेदारी उठाई वो सामने ही नहीं है। अब धीरे धीरे आगे बात बढ़ी तो बच्चों ने अपने घर पे भी बताना चालू कर दिया। अब उनके घर वालों के फोन सुन के यहाँ पर आया असली, क्योंकि जब घर वालों के फोन आने चालू हुए तो सोम एकदम सुनो कि भाई को जवाब क्या देगा इतने सारे बच्चों को। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि हमें तो नहीं पता, आप जो करना है करिए, फ्यूचर में।
और इस तरीके से जो स्टूडेंट्स के घर वाले भी थे वो भी सपोर्ट में हुए। ठीक है, धीरे धीरे करके चीजें और आगे बढ़ी। अब सोम ये सारे प्रूफ लेकर, ठीक है, 19 तारीख को अपने फोन में लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आते आते 19 तारीख को सोम का फोन चोरी हो गया। ट्विस्ट था कहानी। हाँ, मतलब अब लग रहा था सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन फोन ही चोरी हो गया। अब फोन चोरी हो गया, उसके बाद 19 तारीख में 19 तारीख को जब सोम को लगा वो हार चुका है, तो उसने सुसाइड नोट लिख लिया और सोचा कि अब मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि ना मैं बच्चों के साथ धोखा कर सकता हूँ, ना मैं इन लोगों के साथ चीज़ें गलत कर सकता हूँ। और जो स्मायरा के घर वाले थे वो स्मायरा को नहीं पता, लेकिन अलग अलग जगह से दूसरे नंबर से सोम को कॉल कर करके अलग अलग तरीके की धमकी देते पहुंचे। अब वो जब भी बात करें तो उससे बदतमीजी से बात करें, वो स्मायरा को फ़ोन ही ना दें। सोम करे तो क्या करे, ना उसका काम चल रहा है, उसकी आईडीज़ अटक गई, उसके अकाउंट्स अटक गए, उसके पैसे अटक गए, सारी चीज़ स्मायरा के नाम में थी। स्मायरा को ना दें तो भाई साहब वो रोने लगती थी, उसकी मम्मी अलग चीज़ बोलती थी, उनकी डिमांड्स थी अलग। सोम क्या करता है, वो तो भरोसे में सब कुछ देता रहा। फिर उसके बाद 20 तारीख को स्मायरा का फ़ोन आया। स्मायरा के फ़ोन में उसने बोला कि तुमने मेरे घर वालों को धमकी दी है मारने की। ये चीज़ सुनकर सोम ने धमकी दी। हाँ, ये चीज़ सुनकर सोम एकदम से सपक आ गया। सोम कहता मैंने किसको धमकी दी है? तो स्मायरा कहती मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है वो। तो सोम एकदम से परेशान कि मैंने तो धमकी दी नहीं। तो सोम कहता कि आप मिलके देखो, मैं आपको सारे प्रूफ्स देता हूँ, इन प्रूफ्स में देखना जब मैं था ही नहीं तो मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ, और धमकी देनी है तो भाई साहब मैं आपके घर वालों को हाथ जोड़ के धमकी कैसे दे सकता हूँ। आप पूरी चैट पढ़िए, उसमें 10 बार प्लीज लिखा है, सॉरी लिखा है, ये लिखा है कि लड़की की चीजें मत खराब करो। अब कोई प्लीज बोल के कैसे धमकी दे सकते कि मतलब प्लीज बोल के कह रहा है कि आप अपनी बेटी का करियर मत खराब करिए और मैं आपको मार दूंगा। ये मतलब कहाँ से कहाँ लिखा हुआ है, किस रिकॉर्डिंग में? कहीं नहीं लिखा हुआ। अब ये सारी चीज वो बताने आए कि भाई साहब ये देखो, ये लेटर हेड्स थे, आपके नाटक को निकाले जाने वाला था, आपको बचाने के लिए कॉल कर रहे थे, खुद के स्वार्थ के लिए कॉल नहीं कर रहे थे। आपने जो बोला था ना आपको करियर बनाना है, तो वो डायरेक्टर के ऊपर धब्बा ना लगे, ये 4-5 दिन की लड़ाई से आपका नुकसान ना हो, इसलिए वो आपको कॉल कर रहा था। लेकिन स्मायरा से बात ही नहीं करी। अब यहाँ पर भी स्मायरा ने अपनी तरफ से सोम को खुद बुलाया कि तुम इस तरीके से यहाँ मॉल में आओ मिलने के लिए, आमने सामने बात। अब सोम वहां पर भी पहुंच गया, लेकिन ना उसके घर वाले आए ना स्मायरा। बुला के मतलब नहीं है। सारे बच्चे इंतजार करते रहे, सोम इंतजार करता रहा, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, नहीं है। फिर उसके बाद सोम जो है, सोम के स्टूडेंट के पास कॉल आई कि पुलिस थाने आ गए। सोम पुलिस थाने गए। अब वो पुलिस थाने में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसी कोई चीज़ निकलेगी। यहाँ पर उसको लगा था कि भाई साहब उन लोगों ने फ़ोन के पीछे बुलाया कि फ़ोन में ये कॉल कर रहा था। अब सोम सारे के सारे प्रूफ दिखा रहा है पुलिस वालों को, लेकिन वहाँ पर एकदम से पता लगता है कि सोम के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने पहले इनको धमकी दी है, और जो स्मायरा के मामा थे, मामा वहीं सामने बैठे थे, उन्होंने एक ऐसी गलत चीज़ बोली जो सोम सुन नहीं सकता। सोम तो एक्सपेक्ट करके आ रहा था कि ये लेटर हेड वगैरह दिखानी, सारी चीज़ दिखानी पुलिस वालों को, लेकिन यहाँ आके पता लगता है कि उसके ऊपर तो इल्ज़ाम ही झूठा लगा पुलिस स्टेशन में। हाँ, अब जब ये चीज़ पता लगती है तो उसमें पुलिस वालों की तो कोई गलती नहीं। पुलिस वालों को तो जैसा बोला गया वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन सोम यहाँ पर उसको मतलब कान में सुनना बंद हो जाता, उसको समझ नहीं आता कि जिसके ऊपर इतना भरोसा किया, जिसके ऊपर उसने क्या नाम है प्रॉपर्टीज़ की नॉमिनीज रख दी है, सारी चीज़ कर दी, उसको उसके घर में उसकी सारी बात मान ली, वो एक ही चीज़ कहना चाहता है कि स्मायरा उसने सारी बात तो मान ली, तुम्हारे कहने में वो जागरण में भी आ गया, फिर भी वो तुम्हारे घर वालों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या सच और झूठ के बीच का फासला नजर नहीं आता? दुनिया में इतने सारे लोग सब सोम के साथ हैं, आप अपने ही घर की बेटी होकर छुप रहे थे। मतलब आपके घर वाले सच्चे थे,
तो वो कभी किसी के सामने क्यों नहीं है? माना अगर आपको सोम से बात नहीं करानी थी, तो क्या बाकी डायरेक्टर से भी बात नहीं करानी थी जिनसे आप काम करते हैं? क्या जिन बच्चों से आपने फीस के लिए बोला था उन स्टूडेंट से भी बात नहीं करानी चाहिए थी? सोम से माना मत कराओ बात, लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है। सो स्मायरा सब बच्चों को मैसेज भेजती थी फीस के लिए, उन्होंने कंट्रीब्यूशन लिया था, सब बच्चों के सामने रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए थे उन्होंने। तो क्या इस पे जिम्मेदारी नहीं बनती थी स्मायरा की कि वो एज अ डायरेक्टर नहीं भी आ रही है तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वहां पर वो लेटर हेड दिखाना चाहता था कि ये देखो लेटर हेड जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ना होने के कारण और स्मायरा गोयल का नाम, और प्रॉपरली उसमें चीज लिखी हुई थी कि स्मायरा एज अ डायरेक्टर प्रांगण में उपस्थित नहीं थी, इसलिए इनका नाटक रद्द कर दिया। फिर नाटक हुआ लेकिन कैंसिल हो गया ना, डिस्क्वालीफाई। नाटक ही निकाल दिया गया बाहर से, बच्चों की सारी मेहनत खराब। अब बच्चे वहाँ रोने लग रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि मैम होती तो ये नहीं होता। सारे बच्चे मैम को याद करके ले रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन मैम के ऊपर कोई ब्लेम नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि बच्चे मैम के ऊपर इतना भरोसा करते थे। क्योंकि स्मायरा कभी बच्चों को अपना बेटा बताती थी, अपना भाई बताती थी, अपना मित्र बताती थी, उनके साथ हंसती खेलती थी, उन्हीं के साथ लंच खाती थी। मतलब इन्होंने एक थाली में लंच, मतलब एक थाली में खाना खाया इन सब लोगों ने। अब जब ये चीज़ होती है तो स्मायरा की ये चीज़ जानने के बाद सोम एकदम से मतलब हड़बड़ा जाता है। लेकिन सोम को भी पता है कि स्मायरा को सच पता ही नहीं है। स्मायरा ने जो ये चीज़ बोली मारने की धमकी, ये तो सोम ने दी ही नहीं है। फिर सोम को एकदम से याद आता है कि स्मायरा ने बोला था कि घर वालों के ऊपर भरोसा मत करना, और उसने ही बोला था कि उसके साथ एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, कि उसके घर वालों ने उससे झूठ बोला था। इसलिए वो अपने घर वालों से ये चीज़ बोली थी कि मेरे घर वाले चाहे कितना ही बोले, उनमें भरोसा मत करना बोलते। ठीक है, अब सोम को ये चीज़ याद थी, लेकिन वो चीज़ इतनी बढ़ती चली गई कि बाद में स्मायरा के घर वालों ने कोशिश करी कि सोम के भाई को भी घसीटे। लेकिन अब यहाँ देखो इनका झूठ पकड़ा कैसे गया। स्मायरा के घर वालों को ये नहीं पता था कि सोम का भाई करता क्या। अब उन्होंने जो डेट लिखवाई है सोम के भाई के प्रेजेंट होने की, कि उसने आके धमकी दी है, इत्तेफाक से सोम का भाई उतने दिन तो घर पे था ही नहीं, वो वहाँ उस जगह में ही नहीं था। वो तो प्रॉपरली अपनी सिलेक्शन के लिए बाहर एग्जाम देने गया था, और वो गवर्नमेंट के एग्जाम्स थे जिसमें वो अपना एडमिट कार्ड लेने गया था, और गवर्नमेंट के थ्रू ही पास होता। अब ये चीज़ तो कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन स्मायरा के घर वालों को ये बात पता नहीं, उन्होंने झूठी कंप्लेंट की। अब सोम यहाँ पे चाहता है कि यार ये लोग फंसे ना, क्योंकि अगर झूठी कंप्लेंट साबित हो गई तो धारा 375 में वो तुरंत ही अंदर चले गए, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी इस तरीके से गलत चीज़ को सॉर्ट आउट करना, तो वो सॉर्ट आउट करके निकल आता। लेकिन वापस आने के बाद भी वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ ट्राई होती रहती है, लेकिन सोम होता है कि नहीं यार मेरे को काम में ध्यान देना सारी चीज़ें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अकेले में आकर उसके पास चीज़ें बोलते हैं, कुछ रोते भी हैं, वो किसी की बात कुछ नहीं बताते। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, और उससे मतलब चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो करे कैसे? वो काम करने की कोशिश कर रहा है तो आईडी स्मायरा के नंबर, वो अपने फ़ोन नंबर से भी आईडी बना रहा है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, अब पुरानी आईडीज़ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं और पुरानी आईडीज़ में जो सारी डिटेलिंग है बच्चों की, वो बाद में निकली। अब एनएसडी के क्राइटेरिया के हिसाब से जिस बच्चे ने जिस डायरेक्टर के नीचे नाटक किया होता है ना, उसको उसी का सर्टिफिकेट और उसी का लेटर हेड सिग्नेचर चाहिए होता है। ठीक है, उस ग्रुप में बच्चे एनएसडी आना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि भाई साहब वो जानता था कि अगर उसने इतनी ही बात बोल दी कि आप एनएसडी का क्राइटेरिया उठा के देख लीजिए, कोई भी डायरेक्टर ऐसे गायब नहीं हो सकता, तुरंत के तुरंत 420 लग जाती। और अगर सारे बच्चे गवाही दे जाते
तो सारे के सारी चीज बिगड़ जाती है। लेकिन सोम ने ये चीज की नहीं, सोम ने अपना हाथ काट लिया। वो वहां पे बैठ के सब कुछ सोचता रहा कि अगर ऐसा हुआ तो स्मायरा के साथ बहुत सारी चीज गलत हो जाएगी। वो किसी को कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप अपना हाथ काट लिया। जो उसने सुसाइड नोट और प्लेट रखा हुआ था उसको मौका नहीं मिलता, लेकिन वहां पे जाने का। लेकिन इसको भी स्मायरा को गलत तरीके से दिखाया जाता है कि स्मायरा इसने तुम्हारे लिए और तुम्हारे बिहार में हाथ काटा और उसे सुसाइड नोट दिया। अब सुसाइड नोट में ज्यादा उसने अपने उसके घर वालों में लिखा था, स्मायरा के ऊपर नहीं लिखा था। उसने उसके घर वालों ने जो चीजें करी थी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों हाँ, के बीच में। कि स्मायरा और सोम के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। नहीं तो उसमें भी चेक करोगे, सुसाइड नोट में भी चेक करो, उसके चैट से भी चेक करो, उसके घर वालों की चैट से भी जो चेक करो। कहानी जो लिखी गई है उसमें सुसाइड नोट का है डिटेल। हाँ, तो उसने स्मायरा के लिए तो सोम ने एक बार भी गलत नहीं बोला, ठीक है। फिर और कहानी आगे बढ़ती है। अब सोम सारी चीज करे, वो परेशान हो चुका होता है, थक चुका होता है, इंतजार कर रहा होता है। तो वो धीरे धीरे करके कोशिश करता है कि मतलब शायद उसे पता ना लग रहा हो, चीजें ही ना मालूम हो, उसको कोई भी चीज पता ही नहीं हो, क्योंकि 9 दिन तक उसकी किसी से बातचीत नहीं। मतलब इतना मान के चलो, एक बार सोच के देखो, सोम जब स्मायरा के मामा के घर गया था तो उसके मामा का एड्रेस दिया किसने था? इसमें जो कहानी में होगा, सोम को स्मायरा के मामा का एड्रेस खुद स्मायरा के भाई ने दिया। अच्छा। और स्मायरा ने कहा था कि मेरा भाई तुम्हारी मदद करेगा, और ये सारी चीज के स्क्रीनशॉट सोम के पास हैं। और इन सारी चीजों के बावजूद सोम ने भरोसा कर लिया। लेकिन वहां पे जाके क्या पता लगता है कि वो एक जाल था। लेकिन वहां पर भी सोम हाथ जोड़ के ही बात। अब जब आखिर में सोम को कोई चारा नहीं दिखता, वो कोई भी काम करता है तो पुलिस वालों को फोन आ जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, ये अपलोड मत करो, वो अपलोड मत करो। तो वो एक चीज जानना चाहता है, क्या करें? वो एक बार वैसे इनके टॉर्चर से परेशान था, दूसरा उसको काम करने नहीं दिया, तीसरा सारी चीजें और सारे पासवर्ड, सारी डिटेलिंग स्मायरा ने अपने पास रखी। ये चीज वो पुलिस वालों को बोला था, पुलिस वालों ने सुनी। क्या करे वो? अपने घर वालों को कैसे पाले? फादर के जाने के बाद वो इकलौता बंदा है जो अपने घर में कमा रहा था। तो वो टाइम के अनुसार, डेट के अनुसार पूरा 9 तारीख से लेकर 20 तारीख का विवरण, जिसमें एक एक दिन जो जो चीज हुई वो पूरी डिटेलिंग इसमें लिख देता है और इसको क्या नाम है, रिकॉर्ड करके रख देता है। और रिकॉर्डिंग को वो क्या करता है, अब इसी के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के कारण, क्योंकि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी साथ देने लग गए थे, एक डीएसपी का नंबर मिल जाता जो दिल्ली की डीएसपी। और फिर उसके बाद ये सारी चीज जान के मतलब पूछ लेता है कि मुझे कैसे कैसे करनी है। तो ये एक रिकॉर्डिंग डीएसपी के ऑफिस भेज देता है, जो कि मतलब ताकि कल के दिन अगर कोई भी चीज हो तो इसमें जो जो प्रूफ जहाँ जहाँ बताए गए हैं वहां से पुलिस वाले ढूंढ सकें और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकें। क्योंकि सोम एकदम से हार चुका है, और ये सिर्फ सोम के साथ नहीं हुआ, इस तरीके से चीजें बहुत सारे लोगों के साथ हुई। और भी लोग हैं, जैसे एक लड़का है, एक लड़का जो कि यूएसए में रहता है, उसके साथ एक लड़की ने शादी करी सिर्फ और सिर्फ वीजा के लिए, और 8 साल बाद उस लड़की को छोड़ दिया। उस लड़की की जिंदगी क्या है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई। और उसका और आगे चल के ऐसे हुआ कि एक डॉक्टर था, उसको अपनी कलीग के साथ अफेयर हुआ। लड़की के घर वालों ने लड़की की डॉक्टरी छुड़वा दी। क्यों? वो अफेयर जो यही चीज, अगर गवर्नमेंट अलाउड करती है अफेयर्स को, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि गलती किसकी है। सारे रूल्स और सारे रेगुलेशंस, आपको चीजें मालूम होनी चाहिए कि भाई किसके ऊपर लागू होती हैं। और जब सारी चीज, सारे सबूत आपके सामने थे, सोम बता रहा था, तो आपने क्यों नहीं देखा? अब वो क्या करे? मतलब आप इसको इतना ज्यादा टॉर्चर कर रखे हो, मतलब वो
हॉस्पिटल तक खुद को दिखाने गया। दिमागी हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप चिंता मत करो, आप जितना ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा लोगों से चीज़ें शेयर करोगे, आपकी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा सॉल्व होगी। आप कहानियाँ लिखें, आप सोसाइटीज़ में जाइए, आप कहानी लिख के सबको बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें कोई मनाही नहीं है किसी को भी कि अपनी कहानी कहीं भी दे सकता है। हाँ, ये तो है। इसमें किसी को कोई मनाही नहीं। तो सोम इसी तरीके से लिखना चालू करता है, वो सारे प्रूफ लेकर उस कहानी के अंदर डाल देता है और वो बताना चाहता है कि स्माइरा एक चीज बताओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। कुछ जगह तुम्हें खुद भी फाइट बैक करना होगा। और अगर आप फाइट बैक नहीं कर सकते थे तो क्यों आपने वो जिम्मेदारियां उठाई? क्यों आपने इतने सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से रखना। आप ये सोचो, आप वहाँ पुलिस थाने में गए थे, ठीक है? अगर सोम एक बार भी घर पे कॉल कर देता या कोई एक बच्चा भी अपने घर पे कॉल कर लेता, सोम हर एक बच्चे को सोम ने रोका था कि कोई अपने घर पे कॉल ना करे। अगर उनके पेरेंट्स आ जाते तो आपका तो एक परिवार था। फॉर्म्स कितने थे? 20 बच्चों के अगर घर वाले आ जाते तो वो सब कंप्लेंट डालते क्योंकि किसी से आपने जाते टाइम उनके घर वालों से बात करी थी। आपने कई बच्चे जो यहाँ पे पीजी में रहते थे उनके घर वालों से बात कर रखी थी। आपने बहुत से बच्चों की जिम्मेदारी तो ले रखी थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी में ये बच्चा यहाँ से ले लूँगा। मतलब आपने कितने सारे घर वालों से बात कर रखी थी, आपको मालूम भी है। अगर वो सारे घर वाले लिख देते कि ये हमारे बच्चों को इस तरीके से और आधे में छोड़ दिया, तब जो पूरा केस होता है। अब सोम यहाँ पर बार बार बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी स्माइरा के घर वाले सोम को टॉर्चर करने से पीछे नहीं हट रहे। अब सोम पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो परेशान हो चुका है, वो बस एक ही चीज कहना चाहता है, इसलिए स्माइरा अब सब कुछ ना तुम्हारे हाथों में। क्योंकि याद करो, जब तुम्हें लोग परेशान करते थे तो तुम्हारे घर में से कोई नहीं आया था तुम्हें बचाने के लिए। वहाँ पे सोम अकेला सबके सामने लड़ा और तब वहाँ पर भी पुलिस खड़ी थी, लेकिन जब स्माइरा साथ थी तो किसी पुलिस वाले ने कुछ बोला नहीं। दोनों साथ में थे। हाँ, और वो सीधी सी चीज़ कहना चाहता है स्माइरा से कि स्माइरा, जितनी चीज़ आप बोल रहे थे करियर वगैरह की, थोड़ा सा आपने 1% अपना फ्यूचर सोचा है। जिस झूठ के ऊपर आपने भरोसा कर लिया, क्या लगता है उसके बाद आपका फ्यूचर क्या बचता है? क्या आप अपने आप को डायरेक्टर बनते देख पा रहे हो? जो 4 साल 5 साल आपने मेहनत करी, क्या वो देख पा रहे हो? और दूसरी चीज़, आपके घर वाले आपको लेके भागे थे, सोम कहीं नहीं भागा था। इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतनी चीज़ें हुई, इतनी नुकसान हुए, लेकिन सोम ने कभी भी हाथ नहीं फैलाया। अच्छा, तो अब आगे कहानी में ये दोनों मिल पाते कि नहीं? यही तो मेन सस्पेंस है, क्योंकि मिलने की चीज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्माइरा के हाथ। एक तरीका ऐसा भी है जिससे अगर स्माइरा जो है, सिर्फ स्माइरा ही ऐसी है जो मिल सकती है और जो इस रिश्ते को सुधार सकती है। अब मैं एक तरीके से कहूँ तो जो पहले परीक्षा सोम ने दी थी अपने घर वालों के सामने लड़के, वही सेम परीक्षा स्माइरा के सामने है। जिस तरीके से सोम अपने घर पे लड़ा था, इतने दिन भूखा रहा, बाहर रहा और उसने कभी स्माइरा का साथ नहीं छोड़ा इतनी प्रॉब्लम के बाद भी, वही सेम टेस्ट एक तरीके से स्माइरा के लिए चल रहा था अपने घर वालों के साथ। और एक बार सोचने वाली बात है, स्माइरा ने कहा है कि सोम, मेरे घर वालों को आपका ये एटीट्यूड समझ नहीं आया। एटीट्यूड, आपके घर वाले सोम के घर पे आते हैं, वो लड़ाई करते हैं, इसमें एटीट्यूड देखना था। वो इतनी देर तक आपके सामने चिल्लाते रहते हैं सोम के घर वालों के लिए, सोम चुप रहे कितनी देर तक? आप वहां पे रोने लग गए थे, आपके रोते ही सोम ने चिल्लाया था, वरना उससे पहले सोम ने कुछ नहीं किया। और उसमें भी सोम ने मारने की धमकी नहीं दी किसी को। ये बात स्माइरा सामने भी खड़े होके, अगर स्माइरा सच बोलती तो वो जानती कि स्माइरा के सामने सोम ने उनको मारने की धमकी दी ही नहीं कभी।
और उनका सामने के उनके पीछे कभी नहीं थी। फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत भी महसूस हो रहा है कि ये आपके साथ हो क्या रहा है इसमें। आपने कहा था आपके साथ पहले भी ऐसी चीज हो रखी कि आपके घर वालों ने आपसे झूठ बोला, एक बार, फिर दूसरी बार भी आपसे झूठ बोला, फिर तीसरी बार भी आपसे झूठ बोला, फिर चौथी बार भी झूठ बोला। 4 साल एक लड़के के साथ आप रह रहे थे, वो उनके घर वालों को पता था, ठीक है, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या लगता है आपका फ्यूचर सेफ है? मतलब वही है, एक टिपिकल एक क्या society मतलब है। क्या लग रहा है कि जैसे अभी ये थोड़ा सा फाइनेंशियली कमजोर हुआ या इसके पास प्रॉब्लम आई, आपको गारंटी है कल के दिन आपको 100% पूरी जिंदगी इसी तरीके से रहने वाले हो? क्या आपकी लाइफ में ऊंच नीच नहीं आने वाली? लेकिन आपको पता है आपके सिर्फ एक गलत डिसीजन के कारण क्या कुछ नुकसान हुआ। सबसे पहले आपने अपनी लाइफ तो बर्बाद की ही, सामने वाले की भी करना। आपने उन 20 बच्चों के लिए वो नाटक बंद करवाया, आपने उनके सर्टिफिकेट कट कर। एनएसडी के क्राइटेरिया के हिसाब से आज से 2 साल बाद भी अगर किसी बच्चे को आपके डायरेक्टर के नीचे का सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना, तो वो स्टूडेंट है, वो आपको कॉल करेगा, उसमें सोम कोई जिम्मेवारी नहीं रखता है। तो ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो सारी चीज़ें, ये जो कह रहे हैं कि कॉल है, प्रॉपरली ये सारी चीज़ वीडियो के सामने बैठ के है। बच्चे अगर कंप्लेंट डालने आ गए तो एक साथ 1-2 नहीं 20 कंप्लेंट है। किन किन की चीजें आप रोकोगे? सोम ने अभी बच्चे अपनी तरफ से रोक रखे हैं कि बात बढ़े ना, वरना गलती सोम की नहीं है। सोम के पास तो बकायदा एक एक जगह का प्रूफ है। वो उन डायरेक्टर्स को भी लेके आने के लिए तैयार है जिन डायरेक्टर्स के फोन नहीं उठाए स्मैरा जी ने, और जिन जिन डायरेक्टर्स से कमिटमेंट दे रखी थी। वो वीडियो भी है सोम के पास जो उसने अभी तक किसी को नहीं दिखाई है, जिस वीडियो के अंदर स्मैरा ने खुद कमिटमेंट दी है कि मैं आपके यहाँ नाटक करने आऊंगी। वो बस ये चाहता है कि किसी की फैमिली बर्बाद ना हो, किसी के घर में दिक्कत ना आए। दूसरों के घर पे भी बहू बेटी है, हमारे घर पे भी बहू बेटी है, इसलिए वो किसी के घर पे नुकसान नहीं चाहता। लेकिन आपके घर वालों ने इतना ज़्यादा तंग कर दिया, ना ही उसको काम करने दे रहे हैं, ना ही चीज़ें करने दे रहे हैं, ना ही उसको कोई पासवर्ड दे रहे हैं, ना कोई आज़ादी दे रहे हैं। ऊपर से उनके ऊपर क्या नाम है, बच्चों को आप अलग अलग चीज़ें भेज रहे हैं, बच्चों को आप अलग अलग क्या नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब खामखा क्यों परेशान करते? और सोम की स्मैरा से कोई लड़ाई नहीं है। सोम ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि स्मैरा ही सिर्फ उसकी ज़िंदगी में रहेगी और कोई नहीं रहेगी। स्मैरा का कभी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। और वो ऐलान कर देता है कि आने वाले जितने भी नाटक हैं उसमें स्मैरा और सोम का नाम एक साथ चढ़ेगा डायरेक्टर में। कैसे कुछ सोम समाज हाँ जी, वो नाम प्रॉपर्टी में डलेगा और ये चीज़ वो प्रॉपर्ली रजिस्टर कराएगा अपने स्टेज नेम के ऊपर। क्योंकि कोई कितना ही भूल जाए, जो इंसान सच्चा होता है वो कभी किसी से छुपता नहीं। वो गांव का बंदा था, सीधा साधा था, गुस्से में ज़्यादा था लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं चाहता था, सच बोलता था, कड़वा बोलता था लेकिन गलत नहीं बोलता। उसको इस तरीके से कर दिया कि वो कपकपाने लग गया, वो डरने लग गया, वो सोचने लग गया कि मैं किस तरीके से करूं, जिसके साथ मैं इतने टाइम तक रहा मैं उसी को कैसे फंसा दूं, मैं किस तरीके से बोलूं। लेकिन बच्चों के लिए, काम के लिए, खाना खाने के लिए इतना मजबूर कर दिया गया कि वो कहानी लिखने बैठ जाता है और उसके अंदर सारे सबूत रख देता है कि चाहो तो ये सारे सबूत इन सब जगहों में जाके चेक कर सकते हो आप, और अगर सोम की गलती हुई तो आप देख लीजिए खुद ही कि सोम के साथ क्या करना है। क्योंकि सोम था ही नहीं दिल्ली में, ना सोम था ना सोम का भाई था दिल्ली में। और इस चीज़ के प्रॉपरली प्रूफ है, जो वहाँ की ट्रॉफीज हैं जो वहाँ से लेकर आए हैं, जो वो बरियारपुर में परफॉर्मेंस दे रहे थे, ये सारी चीज़ वहाँ पर परफॉर्म हुई है। और इस तरीके से पूरा प्रूफ एक कहानी में पूरा संजो के लिख कर रख देता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे पब्लिश कर देता है। अब इसके अंदर क्या ट्विस्ट है बताइए। सबसे पहले तो सोम और स्मैरा
ये वो दो नाम हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों लड़के लड़की को एक दूसरे के बारे में मतलब ये पब्लिकली किसी को नहीं पता। नहीं, ये किसी को नहीं पता है। और इसमें ट्विस्ट क्या है कि जो लड़की थी वो लड़के को स्मायरा बुलाती थी और लड़का जो है वो लड़की को सोम बोलता था। ठीक है। और अगर अब उन्होंने ये कहानी एक्सेप्ट करी कि हाँ स्मायरा ने किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर ली कि ये स्मायरा की कहानी है, तो ये जितने प्रूफ्स हैं ना ये ऑटोमेटिकली उसके घर वालों में लग जाएंगे। किस तरीके से कहाँ कहाँ उन्होंने पुलिस वालों को मैनिपुलेट किया, पुलिस वालों को झूठी गवाहियाँ दी और पुलिस वालों को गलत चीज़ें बताई और पुलिस वाले का टाइम खराब किया। ठीक है। और एक बच्चे को मेंटली प्रताड़ित किया। ये सारी चीज़ कर तो यहीं पे कहानी खत्म है। कहानी यही खत्म होती है। और आखिर में उसने जो ये नाम रखा है ना रब्बा महर का, तो रब्बा महर का ने ऐसे पढ़ा है कि सोम स्मायरा को प्यार से रब्बा बुलाता था। वो उसको रब्बा बुलाता था और वो ये कहता है कि चाहो तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, आप चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है क्योंकि आप नारी हो। आप नारी हो, आप जिस जगह मुड़ोगी सारी दुनिया उस जगह मुड़ेगी। आपको 20 साल तक रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी, ये चीज़ आपने खुद सोच से बोली थी। याद करो किसकी लाइफ में बदलाव आया, जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है। हाँ। और जब आप चीज़ें करने चालू हुए तो ना जाने कितने स्टूडेंट्स आपके सामने सर झुकाएंगे, वरना उससे पहले आपको कोई पूछता ही नहीं था आपके खुद के करने। और यह भी तो कुछ दिन का जो फिक्र का भूत है ना, जब वो थक जाएंगे दोबारा से आपको इम्पोर्टेंस देने बंद कर देंगे, तब आपको याद आएगा कि आपके साथ कितना बड़ा खेल है। और स्मायरा इसमें सिर्फ आपकी ज़िंदगी खराब तो नहीं की आपने, पहले तो उन स्टूडेंट्स की वो तो सोम संभाल लेगा, लेकिन आपने अपने साथ साथ 4 घर बर्बाद कर। क्या लगता है आपके फ्यूचर में जो आपके हस्बैंड वगैरह होंगे उनको आप क्या जवाब दोगे? एक गिल्ट तो हमेशा रहेगा। क्या उस गिल्ट के साथ उसके साथ रह पाओगे? क्या बता पाओगे कि भाई साहब असलियत क्या थी, सामने वाले लड़के की कोई गलती थी? क्या बोलोगे उससे कि उसने मेरे लिए एक कंपनी खड़ी कर दी, उसने मेरे को इतनी ऊंचाई में लाया और मैंने क्या किया? गिरा दिया। मैंने उस लड़के को गिरा दिया। और स्मायरा सोम की ज़िंदगी अब सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से रह गई है, क्योंकि अब सोम किसी से शादी नहीं करता, वो किसी के साथ नहीं रहेगा। उसकी ज़िंदगी तो रोक गई। रोजा अपने घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि उन्होंने तो झूठी शान में कर लिया, लेकिन आपको एहसास हुआ कि किसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। किसको जाके अब कल को बोलोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी मदद करो? और कितनी बार स्मायरा आपके साथ ये होता रहेगा। कल के दिन आप अपनी मर्जी का काम करने वाले हो। जब आप फिल्में देखने बैठोगे तो क्या फिल्मों को देखते टाइम खुद को रोक सकते हो डायरेक्शन से? जब आप नाटक के बारे में सुनोगे, जब आप चीज़ों के बारे में सुनोगे तो क्या आप रोक सकते हो? अपने अंदर कलाकार कभी मरता नहीं। और सोम तो काम करता रहेगा, उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ काम के लिए ही रह गई है। वो काम करता रहेगा, उसके पोस्टर छपते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, तो कब तक आप बोलोगे कि वो काम कर रहा है, वो इसको मैसेज भेज रहा है? आपको क्या नाम है, जो आप प्रमोशंस करते थे, तो प्रमोशंस के दौरान स्मायरा आप कैसे प्रमोशन करते थे, कितने लोगों को फॉलो करते थे, ये आप खुद बताइए। ये आप कैसे फॉलो करते थे? आप ये चीज़ सामने रखिए। आप रैंडम लोगों को फॉलो करते थे, नहीं पता एडवर्टीजमेंट के अंदर कि कितनी बड़ी ऑडियंस है, पर उस ऑडियंस में अगर रैंडमली कोई भी क्लिक हो रहा है तो इसमें भाई कंपनी जिम्मेदार नहीं होती किसी भी तरीके से, क्योंकि भाई आप सोशल मीडिया में खड़े हो, सोशल मीडिया में आप एक्टिव हो, इसमें हमारी क्या गलती है भाई? फॉलो आपने कर रखा है, हमने फॉलो नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ वो लिख कर और पूरी चीज़ रिकॉर्ड कर कर वो फाइल बनाकर और रब्बा महर करके छोड़ देता है कि अब आपके ऊपर है, जैसा आप चाहोगे, आपके पास अभी भी मौका है, आपके पास ही चीज़ है, लेकिन जो भी करना है इसमें आपको करना है। अब सोम नहीं है।
वो नहीं आ सकता। ये वो घड़ी है जिसमें आपकी परीक्षा है। और आपने जो चीज़ बोली थी सोम ने वही करी है। कॉल भी है उसके पास और स्क्रीनशॉट्स भी हैं जो चीज़ आपने लिख के दी थी। तो सोम ने तो वही किया जो आपने बोला। ना उसने आपके घर वालों की बात सुनी, ना उनके ऊपर भरोसा किया, ना ही आपकी चीज़ें किसी के सामने बताई। और जो चीज़ आपने बोली थी वो भी उसने अभी तक राज रखे हैं सिर्फ और सिर्फ उस कहानी के अंदर, और किसी को नहीं। अब हमारे बीच इस कहानी के लेखक आयुष चंद्र मौर्य जी हैं। आप उनसे जानेंगे कि कहानी का जो मूल रूप है वो कहानी कैसे आई आपके माइंड में। कहानी काफ़ी टिपिकल स्टोरी है इसकी। जब मतलब मैं थिएटर में था, राइटर में लिखता रहता था। मेरा जॉनर बना हुआ था डार्क। मैं मर्डर वगैरह खूब लिखता था। मैं वो देता था स्टोरी तो दोस्तों को, सबको सुनाता था। एक ही जॉनर सुन के सब बोर हो गए थे, चाहिए था कुछ हटके। फिर तो ज़्यादा दूर नहीं भागा, अपने थिएटर लाइफ में ही ढूंढा प्रॉब्लम ढूंढी, कहाँ क्या हो सकता है, कितना जा सकते हैं। और फिर जब एक चीज़ में घुसा तो उसके ऊपर ये प्रॉब्लम भी होती है, अच्छा ये भी होती है, तो ये भी होती है। फिर मेल्स की तो पता चली, फिर फीमेल्स की पता चली, तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था ये। फिर धीरे धीरे सबको जोड़ा और एक ड्रामेटिकल कहानी स्ट्रक्चर में तो आपकी जो कहानी है वो एक स्टीरियोटाइप को तोड़ती है, मतलब बताती है सोसाइटी के कि लड़कियां कलाकार के रूप में नहीं बन पाती है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन तो पहली बार कलाकार ही है खुद, क्योंकि कलाकार हो तो आपको ही करना है, कोई बाहर से तो नहीं आएगा करने। तो अगर किसी को मनाना है, आपको करना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस रहो ना। शीशे में देखकर बोलोगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अगर हिम्मत है तो वही चीज़ 4 लोगों के सामने बोल के दिखा दो। जिस दिन वो बोल दोगे उस दिन आप बेस्ट हो। हमारे पास वैसे समय कम है, इस वजह से मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ये आप राइटर हो, तो बेस्ट राइटर जो आपको अभी तक लगा हो, या कोई ऐसी कहानी जो आपको बहुत अच्छी लगी, इतने दिनों से आप पढ़ रहे हो। कहना है अगर मैं पढ़ूँ किसी को तो फिर मैं उन्हीं के नेचर को मैं ज़्यादातर दूसरों को पढ़ता हूँ, आइडिया पूछता हूँ, लेकिन उन पर मुझे ज़्यादा। और मैं जैसे एक ही बात कहूँगा कि हर किसी की ज़िंदगी के तौर पर नहीं होता, पर हर एक कहानी किसी की ज़िंदगी ज़रूरी है। और यही सोच के मैंने लिख दी थी कि मेरी कहानी में शायद किसी की ज़िंदगी रही हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और एक बहुत बेहतरीन कहानी थी। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको अच्छी लगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।